जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज जेपीएससी टेस्ट सीरीज़ की। आज सीरीज़ का टेस्ट नंबर होगा 8। इससे पहले हम 7 टेस्ट सीरीज़ का फुल कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हम पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों मिला करके हमने अपलोड कर चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आप सबों के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ से आपको डेफिनेटली कई सारे सवाल जो एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला सवाल है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रोमर के द्वारा। रोमर ने ही प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापा था। अब सवाल याद आता है कि एक श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश जो होता है वो किन रंगों से मिलकर बना होता है, तो आपको पता है कि 7 रंगों से मिलकर जो रंग बनता है वो कहलाता है श्वेत कलर यानी वाइट कलर। और इसकी पहचान जो वो सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। ये भी काफ़ी चर्चित रहा। अगर पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन जो है वो नागा अर्जुन को कहा जाता है। तो नागा अर्जुन को याद रखेंगे, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है कि कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे हेर्मेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। कोरिनोग्राफ का प्रयोग कहाँ से किया जाता है, तो सूर्य के कोरोना को देखने के लिए तथा उसका फोटोग्राफ लेने में इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसको दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सत्य एवं पवित्रता का। आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का, एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। बता दें कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई ये डेट आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसका रेशियो जो है वो 3:2 इसका रेशियो है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज के चक्रों की बात करें तो उसमें 24 तीलियां हैं। और इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है भारत का वो कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य एवं पवित्रता का। अगला सवाल है कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। कंप्यूटर के प्रोग्रामन में सबसे पहले विकसित भाषा कौन सी थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी फोर्ट्रॉन। बता दें कि फोर्ट्रॉन जो है ये सबसे पुरानी भाषा के रूप में माना जाता है। वही अगर बात करें कोबोल, तो कोबोल जो है ये उच्च स्तरीय कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज ये है, जो कि अंग्रेजी भाषा के समान माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि एक वर्ड लाइन में कुल कितने अक्षर जो वो प्रदर्शित किया जाता है, तो 65 अक्षर को प्रदर्शित किया जाता है। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर आपको मेनली 3 प्रकार को देखने को मिलता है। क्या कौन कौन सा, तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के मिलता है। एक डेट आप याद रखेंगे 2 दिसंबर, जो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी डेट आप याद रखेंगे 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ IBM जो है वो कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में माना जाता है। और कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर कोई गलत टाइप है तो उसे बग कहा जाता है। याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण
शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का यानी क्लॉट जो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं जमता है। तो ये किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हेपेरिन के कारण से। हेपेरिन के कारण से शरीर के अंदर जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त के थक्का बढ़ाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है वो कह सकते हैं कि रक्त का थक्का जमाने के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कौन? तो फाइब्रिनोजेन। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता के कारण आरबीसी में कह सकते हैं कि पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। कई बार सवाल यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ये दोनों का पूछा जाता है कि ये दोनों का अनुपात क्या है। तो ये दोनों का रेशियो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो याद रखेंगे आरबीसी का 600 होता है जबकि 100 जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। 100 ने एक होगा, एक इसका होता है। तो याद रखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो रेशियो इसका होता है, याद रखेंगे 600:1। एक जो होता है वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो होता है वो 600 होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रमा में पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो प्रथम मनुष्य सहित यान था वो आपको बताना है कि इसमें क्या था। तो इसका सही आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11 इसका सही आंसर है। आप याद रखेंगे, इस तरह से इसको याद रखना है कि प्रथम मानव सहित या मनुष्य सहित अगर गया था तो एक एक करके जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बोला गया कि एक एक करके जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम गया था और एक आदमी जा रहा है तो एक हो गया, एक एक। इस तरह से आप याद रखेंगे अपोलो 11 से ही पहली बार जो वो मनुष्य सहित यान जो है वो गया था अपोलो 11 के साथ। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर कि इसमें से भारत के कई सारे अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं, अनुसंधान केंद्र, उन सभी के नाम आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र है। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वीन मैरी लैंड। तो हो सकता है कि ये सवाल आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर JSZ कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मामगोवा जो कि मार्मा गोवा में बंदरगाह है वहीं से नॉर्वेजियन जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले कि पूछा जाए कि प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल में किसे शामिल किया गया था? तो डॉक्टर SZ कासिम को। इसके नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मार्मागोवा बंदरगाह से नॉर्वेजियन जहाज पोलर सर्किल, हो सकता है यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि किस नॉर्वेजियन जहाज या के साथ ही SZ कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को जो है वो भारतीय टीम जो है वो अंटार्कटिका पहुंची थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा पोलर सर्किल। ये नॉर्वेजियाई कह सकते हैं कि जहाज का नाम था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, आइरिस पटल पर या कॉर्निया पर? तो यहाँ से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रेटिना के आगे। अब बता दें कि निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। साथ ही साथ इसके निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वहीं दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो उपयोग होता है लेंस का वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता जो घट जाता है उसके कारण से एक रोग होता है जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, फिर दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जो कि जनरली ये देखने को मिलता है वृद्धावस्था में, यानी वृद्ध लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आगे हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि सिलियरी मांसपेशियां जो होती है उसके सिकुड़ने के कारण से अबिंदुकता या तो अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। अब यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि अबिंदुकता को गोलीय बेलनाकार लेंस से के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। तो चार चीज़ आपको याद रखना है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये चारों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो याद रखेंगे किसी भी वस्तु का भार अधिकतम जो होगा वो निर्वात में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 18 डिग्री का। याद रखेंगे पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में 18 डिग्री का कोण लगभग बनता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोदावरी नदी। सबसे बड़ा बेसिन अगर पूछा जाए तो गोदावरी नदी का है और भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर एलोरा का है। वहीं बात की जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील है। याद रखेंगे वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साथ ही साथ सबसे लंबी सुरंग अगर पूछा जाए तो जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, यानी मानव निर्मित झील जो है वो कौन सा है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अब सबसे पहले तो समझना कि आखिर में ये द्रविड़ शैली होता क्या है। तो द्रविड़ शैली समझने के पहले आपको 3 शैली याद रखने हैं। सबसे पहला है आपको नागर शैली, उसके बाद आता है वेसर शैली और तीसरा आता है द्रविड़ शैली। ये 3 आपको याद रखना है। नागर शैली उत्तर भारत के जितने भी मंदिर कला प्रदर्शित करता है उस शैली को हम नागर शैली के रूप में जानते हैं। वहीं अगर बात करें तो दक्षिण भारत की जो भी एक कला प्रस्तुति देखने को मिलता है उस शैली को हम क्या कहते हैं, तो द्रविड़ शैली कहते हैं। लेकिन बीच के जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या होता है कि नागर का भी प्रभाव देखने को मिलता है और द्रविड़ का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जहाँ पे नागर शैली और द्रविड़ शैली ये दोनों का सामंजस्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वेसर शैली के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो जो भी गुप्त काल में जो भी चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे वो चांदी के सिक्के आपको बताना है कि कौन सा था। तो आपको बताना है कि गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी किए जाते थे उस चांदी के सिक्के का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रूपक। बता दें कि रूपक जो है वो गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे जिसे रूपक के रूप में माना जाता है। वहीं अगर बात करें दिनार तो ये स्वर्ण सिक्का था, जबकि पन जो है ये मौर्य काल में सोने के सिक्के को पन कहा जाता था। तो इस तरह से याद रखेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से 3 बनते हैं कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था। तो हिंद यूनानियों के द्वारा, इंडो आर्यन के द्वारा, यानी हिंद यूनानियों के द्वारा सबसे पहले या सर्वप्रथम भारत में
सोने का सिक्का जारी किया था। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सोने का सिक्का भारत में किस शासकों के द्वारा या किस शासनकाल में जारी किया गया था, तो गुप्त शासकों के समय में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। वहीं एक और सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, यानी सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस शासनकाल में देखने को मिलता है, तो ये बता दें कि कनिष्क के शासनकाल में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि सातवाहन वंश के द्वारा सातवाहनों के समय में शीशे का सिक्का सबसे अधिक चलाया गया था। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध जो है वो मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तो ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध जो है वो मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली करने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये काफ़ी प्रतापी शासक और ये काफ़ी कह सकते हैं कि क्रूर शासक के रूप में माना जाता है। और नियम कायदे के अगर बात करें तो नियम कायदे के रूप में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट शासक माने जाते हैं। ये काफ़ी सख्त शासक थे। कह सकते हैं कि इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी चलाए और कई सारे नियम भी चलाए थे अपने शासनकाल में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कि शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट का तैयार करना। जब हम बिल्कुल नए सिरे से किसी बजट को तैयार करते हैं तो उसी को हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। शून्य आधारित बजट की अगर बात करें कि यह किस देश की देन है, तो यह अमेरिका की देन है। अमेरिका से ही यह कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले शून्य आधारित बजट आया था। वहीं अगर पूछा जाए कि शून्य काल, तो ये दोनों चीज़ अलग चीज़ है। एक है शून्य आधारित बजट और एक है शून्य काल। तो याद रखेंगे शून्य काल जो दिया था वो भारत के द्वारा दिया गया था। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। ये भी कई बार सवाल जो है वो पूछा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है, तो उसे काकस कहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में देखने को मिलता है। पंगु सत्र, ये भी कई बार सवाल जो है वो पूछा गया है कि पंगु सत्र जो है वो किस देश में या कहाँ पे जो है वो यह देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आप टिक कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव जो है वो किस पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर। जो भी निश्चित आय के व्यक्ति हैं उन पर जो वो मुद्रास्फीति का यानी इन्फ्लेशन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रोलिंग प्लान आखिर में था क्या। तो रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे रंगनर नर्क्स के द्वारा इसकी अवधारणा जो है वो दिया गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की रचना है, जो कि काफ़ी चर्चित माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल की रचना जो है वो एशियन ड्रामा दरअसल था क्या। तो दरअसल एशिया में जो भी गरीबी थी उन सभी चीज़ों को जो है वो मुख्य रूप से इस किताब में जो है वो लाया गया है। और इस किताब में उस सभी चीज़ों की झलक देखने को मिलता है कि एशिया की गरीबी जो है वो किस तरह का है, उसी को जो है वो इस पुस्तक में दिखाया गया है, एशियन ड्रामा। तो इसीलिए कई बार यह पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे गुन्नार मिर्डल इसके राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान क्या होता था। सर ए नौबत, दबीर या सुमंत, मजुमदार या अमात्य या फिर पेशवा।
तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी यानी पेशवा। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। कई बार तो यहीं से सवाल पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से रहा है या किस शासक से था, तो इसका सही आंसर है शिवाजी। तो याद रखेंगे शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसका प्रधान जो होता है उसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए कुछ इनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, तो सबसे पहले पूछा जाए कि प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया गया था, तो याद रखेंगे बालाजी बाजीराव के द्वारा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेंगे नाना साहब जो है वो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 में 1761 में ही हुआ था तृतीय, एक कह सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में हुआ था। और उस समय मराठा जो नेता था वो सदाशिवराव भाव थे। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इनमें से किस पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार यहाँ से सवाल जो वो पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि नाना फड़नवीस को ही जो है वो मैकियावेली कहा जाता है। नाना फड़नवीस को ही मैकियावेली की संज्ञा दी गई है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो ये भी काफ़ी लड़ाकू पेशवा के रूप में लड़ाकू थे और ये काफ़ी क्रूर टाइप के थे, जिसके कारण से इसे और लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अष्टप्रधान का जो प्रधान होता था उसे पेशवा कहा जाता था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ जो होता है वो है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा एक पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन आप देख ले, पनीर, पालक, मछली और मक्खन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पालक में। बता दें कि पालक में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पालक में। हम जानते हैं कि आयरन पाया जाता है, पालक में जो है वो आयरन पाया जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कई बार सवाल पूछा जाता है कि मछली के तेल में या लीवर में जो यकृत लीवर तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली और मांस में ज़्यादा जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि गाजर, मूली ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर और मूली में जो स्रोत है, उत्तम स्रोत है वो विटामिन ए का है। वहीं टमाटर में अगर पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग करती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार यानी वीटो पावर का उपयोग किस में करती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना कि ये होता किस में है। तो आपको पता है कि सुरक्षा परिषद ये काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में भी रहा है, क्योंकि इसको हाल ही में भारत का कह सकते हैं कि इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें सदस्यों की संख्या अगर कुल बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
5 अस्थायी सदस्य के बारे में भी आपको याद रखने हैं कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि इसमें अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल तो कह सकते हैं कि कोई फिक्स नहीं होता, वो तो अनंत समय के लिए, ये जब तक सुरक्षा परिषद है तब तक ये अस्थायी सदस्य बन जाते हैं, तो ये तो रेगुलर होते हैं। लेकिन 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इनका जो है वो चेंज हो जाता है और 2 वर्षों के बाद फिर से, और 1/3 इसमें जो है वो रोटेशन होता है, यानी 1/3 इसमें हमेशा जो वो रोटेशन होते रहता है। जैसे 4 चेंज हुआ, फिर 4 बन गया, फिर 4, इस तरह से जो है वो चेंज होते रहता है। यानी कह सकते हैं कि 2-2 जो है वो हमेशा 2-2 साल में चेंज होता रहता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल इस तरह से इसका याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद। और यहाँ से 1-2 चीज़ और याद रखेंगे कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है, यहाँ से भी याद रखेंगे। और सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को भी यूएनओ डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। आइए समझते हैं इनके बारे में कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो भी जानकारी तैयार करना, उसी को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है, यानी कंप्यूटर पर जो भी परमाणु परीक्षणों का जो होता है उसको सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर माना जाता है। वर्तमान में भी बता दें कि लेजर प्रिंटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो वो था यूनिवेक। यूनिवेक ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे। तो सबसे पहले यहाँ से ये नहीं पूछा जा रहा कि किसने बनाया था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए जो भूमि का उपलब्धता जो किया था वो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो बता दें कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अकबर ने कितना जमीन दिया था, तो 500 बीघा जमीन जो है वो, पहले हम जानते हैं कि बीघा में ये जो माप तौल की इकाई जो था वो बीघा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, वो भी जमीन को मापने के लिए। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ से 2 चीज़ पूछा जा सकता है कि अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर जो है वो बनाया गया था किसके द्वारा, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। वहीं अगर याद रखेंगे कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण से फांसी पर लटका दिया था, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। साथ ही साथ याद रखेंगे सिखों के प्रथम गुरु नानक थे, और इनके स्थान पर जो आए थे वो थे गुरु अंगद, जिसे आगे लहना के नाम से भी जाना जाता था। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कह सकते हैं, और इन्होंने ही 5 कक्के की शुरुआत की थी, और कौर और सिंह की उपाधि जो भी धारण करने का इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या दोनों, या राष्ट्रपति के। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल लोकसभा के। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं। ये सवाल हो सकता है आपको कंफ्यूज थोड़ा कर सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे बड़ा बात किया जा रहा है क्रॉस लेंस का।
अगर पूछा जाए कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो बता दें कि एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या तो 9 होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 8। 8 इसमें क्रॉस लेंस होते हैं जबकि 9 इसमें खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कुछ प्रमुख शब्दावलियों की बात करें तो चेंज, चेजर, एक्टिव, कॉसलेन, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रचलन देखने को मिलता है। ये सारे प्रचलित शब्द का उपयोग होता है, चेंज, चेजर, एक्टिव, कॉसलेन, ये सारा। और साथ ही साथ वाटर पोलो में अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो पोलो में तो 4 और वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। बास्केटबॉल में अगर बोले कि पूछा जाए कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। कबड्डी में अगर पूछा जाए तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस तरह से आप याद रखेंगे इन सभी खिलाड़ियों की संख्या। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होता है तो रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें एक पक्षों की खिलाड़ियों की संख्या कुल जो होता है वो 15 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखेंगे रग्बी फुटबॉल में जो है वो सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष में, तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। बाकी के हॉकी, क्रिकेट, ये सारी चीज़ तो आप सभी को पता होगा। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल इसमें पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कवालूर में। कवालूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र ये आइजैक बंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये सैक अहमदाबाद में है। जबकि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र ये थुम्बा में है। जबकि सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन ये अहमदाबाद में स्थित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और 1929 के लाहौर अध्यक्षता जो इनके द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो वो पारित हुई थी, जिसके कारण से ये सवाल काफ़ी बार जो वो पूछा गया है एग्जाम्स में। इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया था। और एक चीज़ और याद रखना कि गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक बार अधिवेशन जो वो किया गया था 1924 के बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन जो है वो काफ़ी करीबी ऑप्शन दिया हुआ है। बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बड़ा निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ही है स्थित इंदिरा पॉइंट। तो भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो केप केमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम समझते हैं। अगर इस तरह के अगर कहीं हम बात करें, इस तरह का अगर कहीं यहाँ पे इस तरह से मैप अगर हम लिए जाए तो भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु जो होता है, इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे केप केमोरिन कहा जाता है, केप केमोरिन कहा जाता है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे स्थित है, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। वहीं अगर बात करें भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे वालांगू या किविथू कहा जाता है। जबकि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है वो सरक्रीक गुजरात में स्थित है, गुजरात में है, जिसे गौर माता या गौहर माता के नाम से जाना जाता है। तो इसे गौर माता या गौहर माता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे।
यहाँ से हो सकता है कि और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो कुल कितनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ ये कितना कितना यहाँ से, जैसे यहाँ से ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसी तरह से यहाँ से भी कई बार सवाल जो पूछा जाता है 62 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। अगला सवाल है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी जो होता है वो प्रधान देशांतर रेखा पर होती है। अब प्रधान देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या तो फिर इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एक और सवाल पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गोरे के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी काफ़ी बार सवाल जो वो पूछा गया है कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये दोनों जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये अटलांटिक महासागर में मिलता है। अटलांटिक महासागर में ये देखने को मिलता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा सी, यानी प्रधान देशांतर पर ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। कहाँ पे होता है, तो प्रधान देशांतर पर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसमें न्यूनतम कम से कम 5 सदस्य या 5 न्यायाधीश होते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन एक अन्य 3 से भिन्न है। तो व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सार्वजनिक भविष्य निधि। ये तीनों से भिन्न है। बाकी के 3 राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना, ये तीनों जो है वो व्यक्तियों की राहत की दृष्टि से ये सभी शामिल आता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक आपको बताना कि यह जो है वो किसकी इकाई है। तो बता दें कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक को ही कहा जाता है। एक पारसेक होता कितना है, तो 9। यहाँ से भी आपको कई बार सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो बता दें कि 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर जो होता है एक पारसेक के बराबर होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में प्रकाश वर्ष क्या है। तो बता दें कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की ही इकाई है जो कि पारसेक से छोटा इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या तो फिर 15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि लार की प्रकृति क्या है। लार जो होता है वो किस तरह का होता है, निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय या फिर उभयधर्मी। तो याद रखेंगे लार जो होता है वो अम्लीय होता है और मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अम्लीय होता है। अगला सवाल है ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इंद्र। बता दें कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है वो सबसे प्रचलित देवी देवता के रूप में माने जाते हैं और इसे उस काल में पुरंदर के नाम से भी पुकारा गया है। पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला।
तो पुरंदर के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता था उस समय इंद्र को, जो कि ऋग्वैदिक काल में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित देवों में से एक माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 34 का डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सचिंद्र सन्याल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। 1928 में वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये दोनों शब्द थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए दोनों चीज़ को आप बारीकी से समझेंगे। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका स्थापना जो वो सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में किया गया था। लेकिन वहीं पूछा जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसमें सोशलिस्ट शब्द को अगर जोड़ दिया जाए तो वह 1928 में इसकी स्थापना की जाती है, 1928 में, और इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं एम.एन. रॉय ने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा किसकी स्थापना की थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की। और एक चीज़ और याद रखेंगे, लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कई बार सवाल जो वो पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यानी श्यामजी कृष्ण वर्मन। और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। एक चीज़ और याद रखना है, 1904 में वी.डी. सावरकर, यानी अभिनव भारत की स्थापना जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा ही किया गया था 1904 में। और एक है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये हो सकता है इजी सवाल है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 7। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? जिला अधिकारी के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्य सरकार के द्वारा ही ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मंगल का। हालांकि इसमें आपको याद रखना है फोर्ब्स और डीमोस, कई बार आपको फोबोस और डीमोस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है वो फोर्ब्स है। और डीमोस, ये दोनों जो है वो मंगल का उपग्रह है, मंगल ग्रह का। और जानते हैं कि मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, फोर्ब्स और डीमोस। वहीं अगर बात करें शनि की, तो शनि के सबसे अधिक, अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो है वो 82 उपग्रह है, जबकि बृहस्पति का 79 उपग्रह है। वहीं आपको यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, जिसे अरुण हम कहते हैं। जबकि नेपच्यून जो है वरुण, ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह जो है वो होता है वरुण, यानी नेपच्यून। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उरी का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर। आइए कुछ परियोजनाओं के ध्यान करें। तो कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, तवा परियोजना मध्य प्रदेश, पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र, उकाई परियोजना गुजरात जो कि ताप्ती नदी पर है, और बारगी परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। वहीं इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे कौन थे? तो भारत की देशी रियासतों का विलय, देशी रियासतों के हम क्योंकि जानते हैं कि जब
स्वतंत्र भारत के समय में देखा जाए तो कई ऐसे छोटे छोटे जो वो कई छोटे छोटे रियासत में बटे हुए थे। तो उन सभी रियासतों को एक साथ लाने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, वो बात आपको बताना कि वो कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछा गया है। तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों के द्वारा देशी रियासतों के विलय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए 1948 में गठित प्रथम आयोग जो गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर होगा जस्टिस एस के धर। जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में ही 1948 में सबसे पहले यह कमेटी का गठन हुआ था, जिसके आधार पर बोला गया कि राज्यों को जो है वो भाषा के आधार पर भी बांटा जा सकता है, यानी अलग अलग हुआ था। और वहीं पूछा जाए कि राज्यों को भाषा के आधार पर सबसे पहले जो बांटा गया था वो आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 42 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को ही इन्होंने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। आर्टिकल 32 को ही इन्होंने संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, इनको संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है। राष्ट्रपति के द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष या अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति की अवकाश प्राप्त करने की कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। याद रखेंगे, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए कि वो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और प्रस्तावक होते हैं तथा 50 सदस्य जो है वो अनुमोदक के रूप में होते हैं। ये कम से कम इतने सदस्य उनके साथ होने चाहिए नामांकन के समय में। और साथ ही साथ याद रखेंगे आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, जबकि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया है। 143 के तहत परामर्श जो वो ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण किए थे। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो ये आपको बताना कि ये कौन सा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उन्हें पुनर्विचार के लिए जो है वो वापस नहीं भेज सकता है। वो कौन सा विधेयक है आपको बताना है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी धन विधेयक। बता दें कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो है वो अंतिम होता है। अगर लोकसभा में वो पारित हो जाता है तो राज्यसभा में वो पारित हो या नहीं हो तो भी ये लगभग कह सकते हैं कि ये पारित ही माना जाता है। तो इसके लिए जो वो लोकसभा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है धन विधेयक के संबंध में। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर धन विधेयक जो वो पारित हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेती है, बल्कि वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसके सामने जो वो शपथ लेता है। तो बता दें कि जब सभी संसद इसमें जो है वो इसमें शपथ ले रहे होते हैं तो उसी समय ये भी एक सामान्य यानी जनरल उम्मीदवार के रूप में जो शपथ लेते हैं, उसी तरह से ये शपथ उसी समय लिए होते हैं।
और याद रखेंगे एक चीज़ और आपको याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया जाता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। हालांकि इसको बुलाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त रूप से किसी भी, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी अधिवेशन को संयुक्त रूप से एक साथ कर लेना है तो वैसे में वो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? इस तरह के सवाल जो वो आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको सवाल देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और इनकी कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्षता जो करते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी राज्यसभा का। और राज्यसभा की अध्यक्षता किस कौन करते हैं? सभापति इसके कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में ये निर्णायक शब्द क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे कंडीशन में, कुछ ऐसे सिचुएशन पे जब बराबरी मत हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि जो भी इसके अध्यक्ष होते हैं या कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको निर्णायक मत देने का अधिकार है। हालांकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है, वो अपने मत से या अपने विवेक से इसका उपयोग, अपने विवेक का उपयोग करते हैं और उनके हिसाब से ही वो एक निर्णायक मत के रूप में दे सकते हैं। और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार से भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि यह किस देश से लिया गया है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जिस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की उम्र जो है वो आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। वहीं लोकसभा में 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता जो होती है वो 25 साल होता है उम्र में और इसका कार्यकाल हो जाता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये दोनों में आपको याद रखना है। ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि एपिग्राफी क्या है। एपिग्राफी आपको बताना है कि एपिग्राफी इनमें से क्या है। तो शिलालेखों का अध्ययन जो होता है वो एपिग्राफी के द्वारा ही होता है, एपिग्राफी कहलाता है। तो शिलालेखों का जो भी अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। साथ ही साथ न्यूमिस्मेटिक्स, ये सिक्कों का अध्ययन होता है। कैरियोग्राफी, ये शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेखों का अध्ययन जो है वो कैरियोग्राफी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी अगर पूछा जाए तो गूढ़ लेखन का अध्ययन जो है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन है। होरोलॉजी, ये समय मापन का विज्ञान है, यानी समय मापन के जो अध्ययन किया जाता है उसे होरोलॉजी कहा जाता है। जबकि एथनोग्राफी, ये मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। जबकि पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद किस संहिता या मंडल में पहली बार जो वो शूद्र का वर्णन जो वो मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10वीं मंडल पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वो शूद्र का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि चातुर्वर्ण की समाज की कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल अगर पूछा जाए तो यह जो वो वरुण को समर्पित है, वरुण का समर्पित है। वहीं अगर पूछा जाए कि 9वां मंडल अगर पूछा जाए तो ये जो है वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो देवता सोम का वर्णन मिलता है। तो ये सोम देवता का वर्णन मिलता है 9वें मंडल पे। 7वें मंडल पर वरुण और 10वें मंडल पर शूद्र की चर्चा की गई है।
गायत्री मंत्र जो वो ये भी ऋग्वेद में ही मिलता है, जबकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में माना जाता है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक मिलता है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है वो प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही मिलता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है घटिका क्या थे? घटिका क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान जो होते थे उसे घटिका कहा जाता था। तो याद रखने हैं, ये उच्च शिक्षा के जो भी ब्राह्मण संस्थान थे उसे घटिका के नाम से जाना जाता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और यहाँ से कई सारे एग्जाम्स में सवाल जो वो आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पालस के द्वारा। हिप्पालस के द्वारा ही भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज की थी। वहीं अगर बात करें कि भारत का जो खोज किया गया था, भारत की खोज जो वो सबसे पहले कालीकट पहुंचा था वो वास्को डी गामा के द्वारा, जो एक पुर्तगाली थे 1498 ईस्वी, माफ कीजिएगा 1398 ईस्वी में। आपको बताना कि पुर्तगाली शासक जो है वो कब यहाँ पे पहुँचे थे और कालीकट केरल में पहुँचे थे। साथ ही साथ कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वो किस वर्ष की थी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एक संयुति मास। एक संयुति मास का समय जो है वो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा का समय जो लगता है एक संयुति मास लगता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, इसको याद रखना है। एक संयुति मास का समय जो वो लगता है। ऐसे चंद्रमा की परिक्रमा करने का टाइम पीरियड आपको पता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए इस तरह का, जब आपको ऑप्शन इस तरह से मिले, एक सौर मास, एक नक्षत्र मास, एक संयुति मास, तो इसका राइट आंसर है एक संयुति मास का समय लगता है। अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि मानसून प्रदेश जो है वो आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य लकड़ी वाले वृक्ष माने जाते हैं, जैसे साल, सागौन, शीशम, रबर, सिनकोना, महुआ, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं मानसून प्रदेश में देखने को मिलता है। वहीं भूमध्य सागरीय वन में अगर बात करें तो ओक, कॉर्क, जैतून, अंजीर, सहतूत और लताओं से संबंधित मिलता है, लताओं वाली जो भी झाड़ियाँ होती है। वही अगर पूछा जाए कि शीतोष्ण की अगर पूछा जाए, शीतोष्ण के बारे में अगर पूछा जाए कि शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत भी लकड़ी जो वो काफ़ी बहुमूल्य लकड़ी देखने को मिलता है, जैसे ऐस, मैपिल, अखरोट, भोजपत्र, ये सभी के वृक्ष जो है वो देखने को मिलता है। जबकि विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन में महोगनी, आबनूस, रबर और रोजवुड, ये सारे जो वो मिलता है। तो यहाँ से भी चार वर्गीकृत कह सकते हैं कि वर्गीकृत वर्गों में बटा हुआ है। मानसून प्रदेश, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन, ये 4 भागों में इसको अलग अलग जो वो बांटा गया है। अगला सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो वो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कृष्णा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के 2 तरह से ये तट देखने को मिलता है। ये कहलाता है पूर्वी तट, जबकि ये कहलाता है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी तट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि पूर्वी तट में इनमें से कौन सा पतन है, यानी बंदरगाह है, जो कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक पतन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चेन्नई का। चेन्नई का जो ये पतन है, यानी कह सकते हैं कि चेन्नई का जो भी यहाँ पे पतन है या बंदरगाह है, ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक नहीं है, ये नेचुरली, या कह सकते हैं कि
नेचुरल नहीं होकर के इसे कृत्रिम तरीके से या मानव निर्मित जो वो पतन है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी चेन्नई। कई बार आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि मार्मागोवा बंदरगाह जो वो किस तट पर स्थित है, पूर्वी घाट पर, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। तो याद रखेंगे पश्चिमी तट ये है और ये है पूर्वी तट। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी आइसलैंड। आइसलैंड को जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2/3। बता दें कि विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 हिस्सा एशिया में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या इसका कंडीशन होगा। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश माना जाता है। एशिया का क्षेत्रफल अगर बात करें तो संपूर्ण विश्व का लगभग 30% जो वो क्षेत्रफल देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या में लगभग ये 60% तक ये जनसंख्या जो वो एशिया में मिलते हैं। क्षेत्रफल में भले ये 30% हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये लगभग 60% जनसंख्या जो वो सिर्फ एशिया में देखने को मिलता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो वो सिंगापुर है। यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से एशिया का सबसे अधिक या सर्वाधिक घनत्व वाला देश जो है वो कौन सा है? तो सिंगापुर है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे अधिक देखने को मिलता है भारत में। साथ ही साथ याद रखें कि एशिया महाद्वीप में स्थित चीन जो है वो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, जबकि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जो वो जापान है, जबकि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है। जावा द्वीप जो वो सबसे घना बसा द्वीप माना जाता है। यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। उस समय जो है वो साउथ कोरिया के थे, इसलिए इसका राइट आंसर है बी। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है और इसका आंसर आपको करना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि क्विट जल जो है वो किस देश की मुद्रा है? क्विट जल जो है वो किस देश की मुद्रा है? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्विट जल जो वो किस देश की मुद्रा है? तो याद रखेंगे ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। तो ग्वाटेमाला का जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा? करेंसी इसका क्विट जल इसका करेंसी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत कितना होता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें श्वेत रुधिर कोशिकाओं की और लाल रुधिर यानी WBC और RBC का जो औसत होता है यानी एवरेज होता है वो कितना होता है? ये दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1:500। 1:500 जो है वो इसका अनुपात होता है वयस्कों में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है और इस तरह से थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। अगर पूछा जाए कि रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो भ्रूण के मीलोडर्म से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में चाहिए कि कम से कम उसके शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाना चाहिए। वहीं अगर पूछा जाए कि शरीर के कुल भार का लगभग 7% जो वो मानव शरीर में ब्लड होना चाहिए। याद रखेंगे रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। हम जानते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य, उसमें बहुत सारे चीज़ जो वो मिले होते हैं। तो याद रखेंगे रुधिर में जो तरल भाग होता है, तरल भाग जो होता है वो पानी वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 60% होता है। प्लाज्मा अगर पूछा जाए कि ब्लड में जो वो कितना परसेंट होता है तो लगभग 60% होता है। वहीं अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, लगभग 90 to 92% तक उसमें जो होता है वो जल होता है। 90 से 92% तक जो होता है वो प्लाज्मा में जल होता है। रुधिर का 40% जो है वो रुधिराणु होता है, जबकि लाल रक्त कण का संपूर्ण रुधिराणु का 9% होता है। इस तरह से याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है
कि लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और इस तरह से सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि ज़्यादातर देखा गया कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है, लेकिन दो ऐसा स्तनधारी है जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक जो वो पाया जाता है। यहाँ से सवाल जो वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि उनमें से कौन सा ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक जो वो पाया जाता है। तो एक तो आपको याद रखना है ऊंट, एक तो आपको याद रखना है ऊंट, और दूसरा याद रखना है लांबा। ऊंट और लांबा ये दो ऐसे प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणी हैं, जिनमें कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि ये शरीर की प्रतिरक्षा करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कान में कुल 6 हड्डियां देखने को मिलता है, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस जो होता है ये कान में ही देखने को मिलता है। अस्टेपिस जो वो मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि माना जाता है। वही अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर कहलाता है। ये कह सकते हैं कि पैर में होता है, यानी जंघों में जो जांघ की हड्डी जो होता है वो फीमर कहलाता है। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत नहीं कह सकते, सबसे लंबी हड्डी मान सकते हैं। सबसे मजबूत जो हड्डी होता है वो तो जबड़ा का होता है। तो इस तरह से इसका याद रखेंगे, सबसे लंबा हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, जबकि सबसे छोटा हड्डी अस्टेपिस कहलाता है, जो कि कान में स्थित मध्य कर्ण में स्थित होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि पसली में कुल कितने हड्डी होते हैं तो 24, कपाल में कितने होते हैं तो 8, और कुल हड्डी तो आपको पता है कि 206 होता है वयस्क में, और बाल्यावस्था में जो होता है वो कुल हड्डियों की संख्या 299 लगभग 300 के लगभग होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर आपको पहले हम बात कर चुके हैं, और सबसे छोटी हड्डी अस्टेप्स होता है जो कि मध्य कान में होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उसने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किए थे। तो मटर के पौधा का प्रयोग किया था, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने जो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो इसके बारे में बताया था। आनुवंशिकता के बारे में इन्होंने सिद्धांत जो दिया था, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने दिया था और कई सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे, क्योंकि ये दरअसल एक पादरी थे, और ये चर्च में एक पादरी थे, जिसके कारण से वहाँ पे गार्डन में एक मटर का पौधा इन्होंने देखा। तो वहाँ पे देखा कि कुछ पौधे ऐसे थे जो कि नाटे थे, कुछ पौधे ऐसे थे जो कि बड़े थे। कुछ पौधे में क्या था कि पत्ता जो था वो अलग अलग कलर का था, और कुछ में पत्ता जो था वो अलग अलग ढंग का था। कुछ में फल लगा हुआ था वो टेढ़ा मेढ़ा यानी छोटा बड़ा था, और किसी में फल जो लगे हुए थे वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ से इन्होंने कुछ कंसेप्ट लिया और यहीं से इन्होंने शुरू किया और मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, और यहीं से इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत जो वो आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन दिया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मटर का पौधा। आनुवंशिक गुणों का वाहक जो होता है वो जीन होता है। वर्णांतता, हीमोफीलिया, ये सारे जो वो आनुवंशिक रोग हैं। वर्णांतता में रोगियों को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जबकि हीमोफीलिया ऐसा रोग है, ऐसा कह सकते हैं कि आनुवंशिक रोग है जिसमें ब्लड कोटेशन जो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं बनता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण से रोग जो होता है उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों के में लिंग के निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अलिंग सूत्र या ऑटोजोम कहलाता है। इसका ऑटोजोम कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल 46 होता है, लेकिन अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 इसका सही आंसर होगा। मनुष्य जो वो एक लिंगी जीव है। कई बार पूछा गया कि मनुष्य जो वो किस तरह का जीव है, तो एक लिंगी जीव है। बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि लिटमस निम्न में से मिलता है। लिटमस जो वो किससे मिलता है, तो ये आपको हो सकता है कि पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो लिटमस जो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है।
तो अम्ल का जलीय विलयन जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है वो जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी लाइकेन। लाइकेन से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी लाइकेन। अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुसेह अंसारी। अनुसेह अंसारी जो है वो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है। अगला सवाल है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किस राज्य का है? तो बता दें कि पवन ऊर्जा उत्पादन में ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज के समय में जितने ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है उस दृष्टि को उसको कम करने के लिए हमने पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी या कह सकते हैं कि वाइंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सभी चीज़ों को हमने अपनाया है और इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम से कम जो है वो एरिया जो है वो पॉल्यूटेड हो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में जो पहला स्थान देखने को मिलता है वो तमिलनाडु का है। और हाल ही में आपको पता है कि करंट का ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो लगाया जा रहा है वो कहाँ पे? तो रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश में जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो लगाया जा रहा है, तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपको बताना है कि इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कुवैत की। कुवैत की जो विमान सेवा है उसे जजीरा एयरवेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? भूमिगत जल, हिमानी, पवन या समुद्रिक लहरें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भूमिगत जल। भूमिगत जल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस देश में रेल मार्ग जो वो नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नाइजर। तो नाइजर की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कि नाइजर की राजधानी कहाँ पर है। बाकी का नाइजीरिया, जाम्बिया और तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, जाम्बिया की राजधानी जो वो लुसाका है, जबकि एक होता है गाम्बिया। तो गाम्बिया की राजधानी बंजूल है, जबकि जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि नाइजर की राजधानी जो वो कहाँ पे स्थित है। तो इसको कमेंट करके आपको बताना है कि नाइजर की राजधानी कहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु रिलीजियस टीचर को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम एक ऐसे हिंदू धर्म गुरु थे जिन्होंने कह सकते हैं कि जिनको सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पुरुषोत्तम। अगला सवाल है, किश्तवाड़ किस शहर या किस नदी के किनारे स्थित है? किश्तवाड़ शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे है किश्तवाड़ शहर। अगर पूछा जाए कि फिरोजपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे। बरेली रामगंगा के किनारे। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। वहीं उज्जैन की अगर बात करें तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे है, जबकि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। जबकि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? यानी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि समानता नहीं देखने को मिलता है, यानी दोनों में सैद्धांतिक मतभेद है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अष्टांग मार्ग का अनुसरण। अष्टांग मार्ग का अनुसरण जो वो ये दोनों में सैद्धांतिक मतभेद देखने को मिलता है।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ऋषभदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं, तो पार्श्वनाथ। और महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म में बता दें कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, जबकि महावीर ने प्राकृत भाषा का उपदेश प्राकृत भाषा में ज़्यादातर उपदेश जो दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। वहीं अगर बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने ज़्यादातर जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जबकि बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलती है, अनीश्वरवाद। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि कार्बोरेंडम इनमें से क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार से पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितनी अवधि में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 माह के अंदर। 6 माह की अवधि में जो वो यह चुनाव पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से होती है, 6 माह की अवधि के अंतर्गत। अगला सवाल है कि दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। दूरदर्शन पर पहली बार कौन सी टेलीफिल्म दिखाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सदगति। सदगति इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि किस शासक के द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा ही चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह ने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके सूरी वंश या सूरवंश की स्थापना की थी। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। याद रखेंगे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने किया, जबकि शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो कि आज आप जानते हैं जीटी रोड को, इसकी शुरुआत भी जो ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ रोहतासगढ़ का किला एकूहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में स्थित है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के समकालीन माने जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कई बार सवाल पूछा गया है कि इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे, तो याद रखेंगे वह शेरशाह के समकालीन थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले तो आपको समझना कि घाघरा का युद्ध आखिर में हुआ किसके बीच में था और कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर उसमें विजय हुए थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद रखना है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526 में, फिर 1527 में जो मिलता है वो मिलता है खानवा का युद्ध, और 28 में हो गया आपका 28 में हो गया चंदेरी का युद्ध, और 29 में होता है घाघरा का युद्ध। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया और 29 में घर गया, 29 में जो है वो घर गया। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या तो और भी कई सारे महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से भी आप इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर जो वो सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक के द्वारा ही ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फिरोज तुगलक। बता दें कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था, और फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। ये कई बार सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से किस शासक ने
24 जो है वो कष्टदायक जो है वो कर को हटा करके, यानी 24 टैक्स को हटा करके मात्र 4 टैक्स रखे थे। वो टैक्स का नाम था, सबसे पहले आता है खराज, खराज। दूसरा आता है जिसका अर्थ होता है, खराज का अर्थ होता है लगान। खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, उसे खुम्स कहा जाता था, खुम्स। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है जजिया, तीसरा आता है जजिया, जजिया कर। और चौथा जो आता है वो है जकात। तो ये 4 जो है वो इन्होंने कर रखा था, 24 करों को समाप्त करके 4 कर उन्होंने मूल रूप से रखा था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए सहायता के लिए दीवान एक खैरात की विभाग जो वो उसकी स्थापना किया था। तो कई बार सवाल पूछा गया कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि दीवान ए बंदगान जो है वो किससे संबंधित है, तो दासों की देखभाल के लिए स्थापना किया गया था। इसका गठन जो वो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। और फिरोज तुगलक की आत्मकथा, ये कई बार पूछा गया है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है, तो फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही जो इनका आत्मजीवनी या कह सकते हैं कि इनकी आत्मकथा है। तो फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही जो इनकी आत्मकथा है। आगे चलते हैं, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फिरोज तुगलक। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा जितना होता है उसकी दर्जा के बराबर ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है उसका होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि योजना आयोग की बात करें या नीति आयोग की बात करें तो इसकी अध्यक्षता का पद जो मिलता है वो तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य जो है वो बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 36वें संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में जब संशोधन के तहत सिक्किम को जो है वो भारत का एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था। तो बता दें कि और भारत का 22वां राज्य बना था 1975 के इस संशोधन के द्वारा। 32वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू किए गए थे। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दो ऐसे संविधान संशोधन हैं जहां से हमेशा हर एग्जाम में आपको सवाल जो वो पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन भी आपको देख लेना एक बार, यहाँ से भी कई सारे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या जो वो सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। और इसकी सबसे गहरी बिंदु जो है, सबसे गहरी बिंदु मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी बिंदु है। और कैथरीन डी सुलिवन इसमें इस मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला भी बनी है, कैथरीन डी सुलिवन। अगला सवाल है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही इसका जो है वो प्रकाशन होता है। तो इसका सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये आपको याद रखना है, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत, इसका जो है वो प्रसारण या मंत्रालय के द्वारा ही इसकी पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला सवाल है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1957 से। 1957 से दशमलव पद्धति की शुरुआत, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति जो वो इसी वर्ष लागू हुआ था 1957 से। अगला सवाल है कि गोल कृमि या नीमेटोडा से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है वो
गोल कृमि या निमेटोडा से होने वाला रोग है वो है फाइलेरिया। अगला सवाल है कि पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल जो वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। पिताजी से आप इसका ट्रिक भी आपको याद होगा। पीतल पीतल हो गया, ता से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। तो ये आपको ट्रिक आपको पता होगा कि पी से हो गया पीतल, तांबा और जस्ता। तो पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता को मिला करके बनता है। इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा। अगला सवाल है कि मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर का में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी छोटी आंत में। छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्राजील ने। ब्राजील ने सर्वाधिक 4 बार जो फुटबॉल विश्व कप जीता है। अगला सवाल है कि भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता। भारत ने हॉकी में अपना प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1928 में 9वां ओलंपिक। 1928 के 9वां ओलंपिक में। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में जो हॉकी में जो स्वर्ण पदक जीता था, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो हूबहू पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से भी आपको जेपीएससी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ओलंपिक था। तो ये 9वां ओलंपिक था। 9वां ओलंपिक आपको याद रखना कि ये 9वां ओलंपिक था जो कि 1928 में खेला गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो वो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का अभिभाषण जो वो तैयार करता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। तो एकल नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है। जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का। जबकि कथकली जो है वो केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। जबकि ओडिसी जो है वो ओडिशा का है। वहीं मणिपुरी मणिपुर का है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका निधन जो वो अपने कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। और ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। जबकि वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी। पहला बार तो ये हार गए थे, लेकिन दूसरा बार इनको जो बनाया गया था तो उस समय निर्विरोध ये चुने गए थे। जबकि जाकिर हुसैन, ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का निधन इसी दिन को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से इस तिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 30 जनवरी। अगला सवाल है माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी आर.के. नारायण के द्वारा माई डेज पुस्तक लिखा गया था। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की पहल जो वो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी शिवाजी के द्वारा। शिवाजी, बता दें कि गुरिल्ला युद्ध में ये काफ़ी निपुण शासक के रूप में माने जाते थे। काफ़ी ये निपुण थे इस गुरिल्ला युद्ध में, और इन्होंने इसका उपयोग जो वो भरपूर अपने शासनकाल में किया था। अगला सवाल है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। किसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग जो होता है वो किस रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, ईंधन के रूप में या विमंदक के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी विमंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग होता है।
नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले एनरिको फर्मी के द्वारा तैयार किया गया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले शुरुआत किया था वो एनरिको फर्मी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की थी। और जबकि इसमें भारी पानी का उपयोग जो होता है वो विमंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कैडमियम और बोरोन का छड़ लगा होता है, जो कि न्यूट्रॉन के उत्पादन को कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन के उत्पादन को कंट्रोल करने का काम जो वो करता है। अगला सवाल है कि सीने बार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? सीने बार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है। इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम जो था वो है बंग दर्शन। इसकी शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है? तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सिद्धांतों को आपको याद रखना है कि दर्शन शास्त्र में यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। जैसे विशिष्ट द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य के द्वारा इसकी शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर पहले तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रामानुजाचार्य। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद का तो विष्णु स्वामी। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कबीर। बता दें कि व्यवसाय के आधार पर ये जुलाहा थे। वहीं कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको याद रखना है, जैसे रैदास, ये चमार जाति से संबंधित थे। जबकि धन्ना जो है वो जाट से संबंधित थे। सेना जो है वो नाई से, और पीपा जो है वो राजपूत को कहा जाता था। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। ये सब रामानंद के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं, कबीर, रैदास, धन्ना, सेना और पीपा। अगला सवाल है और आज का ये अंतिम सवाल है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उन्हें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। तो यह किस आधार पर हम उस चीज़ को वर्गीकृत कर पाते हैं? तो ये आपको बताना है गुणवत्ता के आधार पर, तारत्व यानी पिच के आधार पर, ना ही तारत्व और ना ही गुणवत्ता के आधार पर, या गुणवत्ता और तारत्व दोनों के आधार पर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच लेकर आते रहेंगे। और अगर हमसे किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कहीं गलती होती है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम कहाँ पे इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो लेकर आएँ तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव हम करके और उसमें लेकर आएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।